India achieved a landmark of having 200 crore vaccination done against COVID. Now, to discuss this topic on 200 crore vaccine mark, what next? We have with us Dr. Sanjay K. Rai, currently professor at Namaskar, Dr. Sanjay Rai, professor at Center for Community Medicine, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. He's also the editor of the prestigious WHO Southeast Asia Journal of Public Health. Joining him would be Dr. Amitabh Banerjee, professor and head community medicine at D.Y. Patil Medical College, Pune. In his previous roles, he served as medical officer, epidemiologist at Indian Armed Forces and associate professor, community medicine at the Armed Forces Medical College, Pune. Welcome, Dr. Banerjee, and I'm not going to be the opening bowler this time. Thank you. Along with that, we have Dr. Prerna Pandey, who is currently working as the State Program Manager, Chhattisgarh USAID project. And last but not the least, we have Dr. Prakash Garg, general physician, diabetologist, and internal medicine specialist with nearly 10 years experience and practice in Noida. He is a member of the Hypertension Society of India, Indian Society of Hypertension, and Indian Diabetics Federation. For the first round of questions, I would hand over the platform to my co-host, Kishore Malvi. थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर संजय राय से है। डॉक्टर साहब, मैं ट्विटर पे देख रहा था, आपने एक ट्वीट शेयर किया, एक न्यूज कंटेंट को शेयर किया है कि मध्य प्रदेश की एक घटना है कि एक ही सिरिंज से 30 स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट किया गया, और जब उनसे पूछा गया, कहा गया, तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं मुझे एक ही सिरिंज दिया गया और कहा कि इसी से लगाओ। मेरा सवाल ये है कि क्या इस समय वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ आंकड़ा पार करना, संख्या बढ़ाना है? क्या फोकस्ड वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है किशोर जी, और सभी लोगों को नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एक्चुअली वो मैं यूजुअली ट्विटर पे अगर देखिए तो मैं सिर्फ शेयर करता रहता हूँ, इसलिए कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको लोगों में प्रोपगेट किया जाए। हम जिस तरीके से पिछले 2-2.5 साल में हम देख रहे हैं कि कई बार हमें लगता है कि साइंस जो है काफी पीछे छूट रहा है, कमर्शियल इंटरेस्ट जो है उसमें आगे आ गया है, तो इसलिए समय समय पे हम जो है ट्विटर पे करते रहते हैं। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपने ये कहा कि जो 30 लोगों को लगाया गया और क्या हमारे वैक्सीन का रोल खत्म हो गया। देखिए, इसमें 2 इशू है। एक तो एडल्ट वैक्सीनेशन का 200 करोड़ का आंकड़ा पाना, अगर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अक्टूबर में हम जो है 100 करोड़ पार कर गए थे, अक्टूबर 2021 में, अभी जो है 200 करोड़ जुलाई में पार कर गए। तो ये दर्शाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सरकार कुछ भी कर सकती है। ये तो हो गया लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की बात, और उसमें जो है इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। अगर सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति है, उसकी जो है क्वालिटी मेंटेन करना शायद कभी कभी जो है डिफिकल्ट होता है। दूसरा पहलू है उसका साइंटिफिक की, इसकी जरूरत कितनी है। अगर जरूरत की मैं बात करूं तो देखिए, वैक्सीन का रोल होता है, वैक्सीन से हमने कई डिजीज इरेडिकेट की, मतलब एटलीस्ट वैक्सीन का सबसे बड़ा रोल था स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन में। लेकिन वैक्सीन का शुरू में रोल था जब एंटायर पॉपुलेशन ससेप्टेबल पॉपुलेशन था, मतलब उनको इन्फेक्शन भी नहीं हुआ था। वैक्सीन का जो हमारे पास था, ये आया कि डेटा जो है धीरे धीरे आता गया कि यह जो है डेफिनेटली सिवियरिटी रिड्यूस करता है, डेथ रिड्यूस करता है, लेकिन ससेप्टेबल पॉपुलेशन में धीरे धीरे ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल कम होता गया। नेचुरल इन्फेक्शन जिस तरीके से हुआ, सारा कुछ करने के बाद भी हम रोक नहीं पाए, लॉकडाउन लगाए, डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, हाँ, सबके बावजूद भी जो पूरी दुनिया में कहीं भी जो है इसको नहीं रोक पाए। इवन 100% वैक्सीन देने के बाद भी कुछ कंट्री में जहां पे कोई वेव नहीं आई थी, 3 डोज हमने 70% तक लगा दी, जैसे साउथ कोरिया है, आपका जो है सिंगापुर है, इन सबों में जो है उसके बाद भी बहुत बड़ी वेव आई। तो साइंटिफिक इसमें यह है कि क्या उसकी नीड थी कि नहीं, नीड है कि नहीं। 200 या 400 करोड़ आंकड़ा पाना, आंकड़े के लिए कि हम दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव कर रहे हैं, वो एक अलग इशू हो गया कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि कभी भी फ्यूचर में अगर ऐसी जरूरत पड़ती है
और अगर इच्छा शक्ति है हमारे ऊपर के लोगों में तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इतना इरेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी अगर हम 200 करोड़ पा जा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जहां तक सस्टेनेबल पूल खत्म हो गया, हमारे पास काफी एविडेंस है। रोज जो है जिस तरीके से कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, जितनी इंफॉर्मेशन आई है अभी तक, जितने रिसर्च हुए हैं, मुझे नहीं याद है, डॉक्टर बनर्जी यहाँ पे हैं, कि कभी इतनी पब्लिकेशन जो है, रोज 100 से ज्यादा पब्लिकेशन सिर्फ जो है कोविड के लिए है, किसी डिजीज के लिए इस तरीके से नहीं है। तो समय आ गया है कि हमें जो है उनका यूज करना चाहिए। साइंस यही है कि जो रोज साइंस इवॉल्व करता है, हमें जो भी न्यू एविडेंसेस आते हैं हमें उनका यूज करना चाहिए। साइंस इसलिए नहीं है कि सिर्फ एविडेंस जनरेट करें। शुरू में हो सकता है हमारे पास एविडेंसेस नहीं थे, हम स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि ये हो सकता है, री इन्फेक्शन होगा, सीवियरिटी बढ़ जाएगी, री इन्फेक्शन होगा, डेथ बढ़ जाएगी। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये बताता है कि जिसको एक बार नेचुरल इन्फेक्शन हो गया वो लंबे समय तक और बेटर प्रोटेक्टेड है। कुछ तो हमारे पास जो एविडेंस है ये बताता है कि हो सकता है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे, क्योंकि आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी वो जनरेट कर रहा है। ये सिर्फ एंटीबॉडीज को मेजर करके और कोई भी हमें एक्टिविटी करना वो शायद सही नहीं है। इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि एंटीबॉडीज को मेजर करें। एक दूसरा, क्या जो 200 करोड़ हमने वैक्सीनेशन लगाया, इस पे हमारे पास एविडेंस थे कि प्रोटेक्शन लेवल जो है कम्युनिटी का कम हो गया है और इसलिए वैक्सीनेशन की जरूरत है। अगर कम है और वैक्सीन प्रिवेंट करा तो डेफिनेटली हमें देना चाहिए, बट कोई एविडेंस अभी तक हमने जनरेट नहीं किया कि प्रोटेक्शन लेवल कम है और वैक्सीन जो है प्रोटेक्शन लेवल को जो है इंक्रीज कर देगा। जहां तक साइंस की बात है, जो विज्ञान अगर ये कहता है कि नेचुरल इन्फेक्शन बेटर प्रोवाइड कर रहा है, लंबे ड्यूरेशन तक प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों दे रहे हैं, इसका कोई रेशनल नहीं है। तो विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ। हाँ, लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इसको कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है। डेनमार्क ने कहा है, एक्सेप्ट किया है, रादर कन्फेस किया है कि बच्चों को वैक्सीन लगाना एक गलती थी उनकी। भारत के संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पब्लिक हेल्थ में हम हमेशा देखते हैं कि रिस्क कितना है, बेनिफिट कितना है। अगर बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल पे हम डिसीजन नहीं लेते हैं, ओवरऑल रिस्क किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी इंटरवेंशन का रिस्क और बेनिफिट एनालिसिस हम करते हैं। जब हम रिस्क एंड बेनिफिट एनालिसिस एडल्ट में कर रहे थे, उस समय जब सस्टेनेबल पॉपुलेशन था, तो बेनिफिट जो है उसके फेवर में था वैक्सीनेशन के, क्योंकि जो भी लिटरेचर अवेलेबल था 80 to 90% रिड्यूस कर रहा था इन सस्टेनेबल पॉपुलेशन। द प्रॉब्लम इज हम सस्टेनेबल पॉपुलेशन को भूल जाते हैं, हम 80 to 90% करें। ये बिगिनिंग में जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते, मैं सारे क्लिनिकल ट्रायल में कर रहा था, एडल्ट में किया, बूस्टर भी मैंने किया है, क्लिनिकल ट्रायल बच्चों में भी मैंने किया है। तो उस समय जो है सस्टेनेबल पॉपुलेशन में था, रिडक्शन हो रहा था, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो रहा था, डेथ भी कम हो रहा था, वह था। तो एडल्ट में अगर 80 to 90% मान लीजिए रिडक्शन हो रहा है और कुछ वैक्सीन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, सीवियर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कई होती हैं। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन को देखिए तो कार्डियोमायोपैथी करता है, पेरिकार्डाइटिस करता है, कोई ब्लड क्लॉटिंग कुछ वैक्सीन करते हैं, थर्मोसाइटोपिनिया करता है, जीबी सिंड्रोम करते हैं, तो कई हैं, बट ये सब रेयर होते हैं वैक्सीन से। तो अगर सीरियस एडवर्स इवेंट को हम उसमें काउंट भी करते थे एडल्ट पॉपुलेशन में, तो चूंकि 1.5% के आसपास केस फेटलिटी रेट था, इन्फेक्शन फेटलिटी रेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केस फेटलिटी रेट था उस समय, उसमें अगर रिडक्शन हो रहा था तो काफी ज्यादा बेनिफिट था जब तक पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। जब पॉपुलेशन ससेप्टेबल खत्म हो गया तो वह भी बेनिफिट खत्म हो गया वैक्सीनेशन का। चिल्ड्रन के केस में यह ऐसा नहीं था जो डेनमार्क ने कहा, किसी कंट्री ने, आप देख लीजिए जिस दिन लॉन्च हुआ था मैंने कहा था कि मोस्ट दिस विल इंक्रीज द डेथ्स अमंग चिल्ड्रन। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 1.5% नहीं मर रहे हैं, मतलब हर 10 लाख में करीब 15,000 लोग नहीं मर रहे हैं एडल्ट जैसे। 18 साल से कम में जो है या 2 पर मिलियन है, मतलब हर 10 लाख में 2 बच्चे मर रहे हैं। यहाँ पे अगर रिस्क बेनिफिट आप करते हैं इवन ससेप्टेबल पॉपुलेशन, वो मैं मान के चलता हूं कि हमारे किसी भी बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ तो भी वैक्सीनेशन जो है उसके फेवर में नहीं है,
क्योंकि यहां अगर मैं रिस्क और बेनिफिट करता हूं तो जो है रिस्क जो है ज्यादा है, जो वैक्सीन एसोसिएटेड है, इवन 10 से 15 भी अगर हो जा रहा है तो 5 टाइम्स ज्यादा हो जा रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि जिन जिन कंट्री ने ये किया है, इसको इम्प्लीमेंट किया है, उनके डेटा को एनालाइज कर दिया जाए, क्योंकि रेयर डेथ होती है बट वो इंक्रीज हो जाएगी। कोविड से तो बच्चों में डेथ नहीं होती, बच्चों में थोड़ी सी MIS-C प्रॉब्लम है, ठीक है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज सिंड्रोम, जो कोविड के से नहीं होता है, वह हाइपर इम्यून रिस्पांस है। कोविड इन्फेक्शन होने के 4 से 6 हफ्ते बाद हाइपर इम्यून रिस्पांस बच्चों में होता है। अब जो है हम इन बच्चों को वैक्सीन भी दें, उसके बाद उनको इन्फेक्शन भी हो रहा है। ऑलरेडी हमारे कंट्री में 60% से ऊपर बच्चे इन्फेक्टेड हो चुके थे पिछले साल जून जुलाई में, जब ICMR ने नेशनल लेवल सर्वे किया था। दिल्ली जैसी जगह पे 80% से ज्यादा बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी थी। तो क्या हमारे बच्चों को अगर हम दे रहे हैं जहां इतना इन्फेक्शन हो चुका है, तो क्या MIS-C होने के चांसेस बढ़ने जाएंगे, हाइपर इम्यून रिस्पांस होने के चांसेस बढ़ेंगे नहीं? इनफैक्ट एक पेरेंट को कंसर्न रहता है, क्योंकि मैंने सुना अभी लास्ट वीक दूरदर्शन पे पैनल डिस्कशन में ही चल रहा था, चेयरमैन है हमारे एनटेगी के, उन्होंने कहा कि नहीं, पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हम दे रहे हैं, बच्चों में फायदा ना हो। ये पहले हम पैनिक क्रिएट करें, उसके बाद कि बच्चों को फायदा भले ना हो, हम जो है उनके लिए दे रहे हैं कि पेरेंट सेटिस्फाइड हो जाए, कि पेरेंट को प्रॉब्लम नहीं। ये साइंस में ये जस्टिफिकेशन नहीं चलता है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले 2 महीने में जो है बच्चों में रेट जो है, डेथ रेट जो है इंक्रीज हुई है 10%। तो इसके लिए तो सेम सवाल हमने दिसंबर में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो हम लोगों ने रेज किया था, सारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने, कि अकाउंटेबल कौन होगा अगर कल बच्चों में डेथ बढ़ती है। अभी तो 2 पर मिलियन है, 2 बच्चों की डेथ हो रही है कोविड से, वो भी हाईली मार्बिड है, ओबेज हैं, बहुत ही ज्यादा ओबेज हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, कैंसर है उनको, उन बच्चों में डेथ हो रही थी। ये 2 डेथ भी जो है, अगर इससे इंक्रीज होता है तो इसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा? क्योंकि होगा, जो भी साक्ष्य हमारे पास है वह देख के यही लगता है कि रिस्क बेनिफिट अगर मैं करता हूं एनालिसिस, तो रिस्क इसमें ज्यादा है, बच्चों के केस में बेनिफिट नहीं है। तो आज वही नहीं, हर कंट्री जो है सूनर और लेटर जो है ये रियलाइज करेंगे कि शायद यह उनके लिए बहुत बड़ी भूल थी। एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है, मेरा ये मानना है, मैं इस पर डॉक्टर अमिताभ हैं ही, डॉक्टर प्रभाकर हैं, सभी लोग बताएंगे, बट मेरा ये मानना है कि ऐसा होगा फ्यूचर में। साइंस है, साइंस को आप कुछ दिनों तक जो है कि बहुत बड़ा काम हमने कर लिया और ये सप्रेस कर सकते हो, बट आज नहीं कल जो है सिर्फ विज्ञान की ही जीत होगी, बाकी कमर्शियल इंटरेस्ट और ये उसकी जीत नहीं होने वाली है। कई बार हमें लगता है इसमें जो है कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हावी हो गया है, और ये हमारा साइंस जो है कहीं बहुत ही पीछे दब जा रहा है। शुरू में ऐसा नहीं लग रहा था, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है कई स्ट्रेटजी है, टेस्टिंग स्ट्रेटजी पे कमेंट्स किया जा सकता है कि 100 से 200 करोड़ रुपए का किट हम इस कंट्री में सिर्फ यूज कर रहे थे, वो कितना जो है उसका रेशनल था। तो देयर आर मेनी इश्यूज जिस पे हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू किशोर जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है, साइंस पर कमर्शियल इंटरेस्ट हावी हो गया है। आप बने रहिए, सेकेंड राउंड में फिर लौटेंगे हम आपके पास। डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, मैं एक आपका आर्टिकल पढ़ रहा था, आपने उसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट की तुलना एक पुलिस कांस्टेबल से की है, जिसका काम सिर्फ पंचनामा तैयार करना होता है किसी वारदात का। हाँ। लेकिन हकीकत ये है सर, हाँ, कि उसी पंचनामा पर पूरा इन्वेस्टिगेशन और यहाँ तक कि कन्विक्शन डिपेंड करता है। हाँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक पुलिस कांस्टेबल का रोल इस वैक्सीनेशन में पंचनामा तैयार करने तक ही है, या उस पंचनामा से समाज को, देश को बहुत हद तक कन्विक्शन तक फायदा होगा? बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को पंचनामा पेश करने का आप लोगों ने फिर मौका दिया। अगर आप मेरे को 2 मिनट दे तो मैं जल्दी से शेयर करके वो पंचनामा बताऊंगा। फिर इसी तरीके से वो, उसमें क्या है कि दूध का दूध पानी का पानी, वो पब्लिक डोमेन से हमने कंपाइल किया है, तो मैं जल्दी से थोड़ा 5-2 मिनट लूंगा। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है।
तो ये मैं कुछ कंट्रीज से, जैसे अभी प्रोफेसर संजय राय ने कहा सिंगापुर, इजराइल वगैरह का उदाहरण दिया, मैं एक्चुअल फिगर जो ग्राफिकल इसमें मैं उसको पेश कर रहा हूँ। तो पहले जापान से मैं चालू करता हूँ। हमने क्या किया, 1 साल पहले का वैक्सीन लॉन्च होने के और 1 साल बाद का हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया है इंसिडेंट्स और डेथ में। तो ये जापान है, जापान में बहुत कम केसेस हो रहे थे वैक्सीन लॉन्च के पहले। अभी देखिएगा सिमिट्री देखिए, ये जो लाल सा ये है एक्लिप्स है, ये वैक्सीन लॉन्च हुआ था मई में लॉन्च किया था। जापान ने काफी देर से लॉन्च किया था, वो दूसरे कंट्री का एक्सपीरियंस देख रहा था। आप देखेंगे वैक्सीन लॉन्च करने के पहले बाएं तरफ केसेस बहुत कम हो रहे थे, जो भी केसेस हुए वैक्सीन के बाद बढ़ गए हैं। और अभी जापान के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी पहले इंडिया से बहुत कम हो रहे थे, अभी इंडिया से ज्यादा हो रहे हैं केसेस। और ये देखिए दूसरा है डेथ, नीचे वाला जो ग्राफ है ये डेथ का है। अभी डेथ भी देखिएगा बाएं तरफ दाएं तरफ में ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये तो जापान का हालत है। और जापान ने क्या किया था, जापान ने लॉकडाउन भी नहीं किया था। तो जो कंट्री लॉकडाउन नहीं करते, जैसे नीचे वाले देखेंगे कई उनके वेव्स है एक के बाद एक। और जो कंट्री, कुछ कंट्रीज जिन्होंने बहुत अच्छा लॉकडाउन किया था, सिंगापुर वगैरह, उनका अभी वैक्सीनेशन के बाद और बुरा हाल है, क्योंकि लॉकडाउन करने से जो नेचुरल इम्यूनिटी को मौका कम मिलता है, पर्टिकुलरली यंग पीपल आर ऑल्सो वल्नरेबल। अभी ये सिंगापुर का देखिए आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिंगापुर का काफी तारीफ किया था, और हमारे कंट्री में भी केरला को बहुत तारीफ किया था शुरू में। पर ये क्या होता है, लॉन्ग रन में सब बराबर हो जाता है। अभी देखिए सिंगापुर में बिल्कुल केसेस नहीं हो रहे थे और बहुत तारीफ किए थे। ऊपर देखिएगा वैक्सीन भी लॉन्च किया, अभी केसेस भी हो रहे हैं। उससे ज्यादा नीचे चिंता वाली बात है, दाहिने तरफ देखिएगा वैक्सीन लॉन्च करने के कुछ महीने बाद डेथ्स भी हो रहे हैं, जो कि पहले 1 साल में नहीं दिखा गया था जब अल्फा वेरिएंट आया था, जो कि ज्यादा घातक था। अभी माइल्डर वेरिएशन में भी हो रहे हैं। और ये मलेशिया भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे कई फ्रेंड्स हैं मलेशिया में, उसमें भी केसेस देखिएगा बहुत कम थे, और वैक्सीन लॉन्च आउट करने के बाद केसेस बढ़ गए थे। तो ये तो, और जबकि ये मैं वैक्सीनेशन कवरेज भी 80%, 80%, 78, 80% के ऊपर वैक्सीन कवरेज के बाद ये हाल है। पहले वैक्सीन कवरेज 0 था, तब डेथ्स वगैरह नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पॉपुलेशन को सुरक्षित रखा था बाय लॉकडाउन एंड ऑल। इजराइल सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक कंट्री है सबसे पहले मैक्सिमम वैक्सीनेशन किया था, सब देशों ने तारीफ किया था। अभी चौथे डोज पे चल रहा है। चौथे डोज पे चलने के बाद भी इनका देखिएगा राइट साइड में केसेस ज्यादा है, डेथ्स भी ज्यादा है। और अभी इजराइल ऑल्सो। सिमिलरली इंडोनेशिया में भी देखिएगा आप, दाहिने तरफ केसेस डेथ्स दोनों बढ़ गए। श्रीलंका का बहुत ही ये है, इसका बहुत कम केसेस हो रहे थे। मैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को देख रहा था, अभी देखिएगा जितने केसेस हुए, पीक्स हुए, डेथ्स के पीक्स हुए वैक्सीनेशन के बाद हुए। ताइवान का भी यही हाल है। ताइवान में तो छोटा कंट्री है, तो जो भी केसेस हुए राइट साइड में डेथ्स ज्यादा हुए, वैक्सीन के बाद डेथ्स ज्यादा हुए। अब ये बहुत बड़ा पैराडॉक्सिकल है कि जितने केसेस नहीं है डेथ्स क्यों हो रहे हैं, हो सकता है दूसरे डिजीज नेग्लेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया अभी सब न्यूज में है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, अभी सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन है, कंपलसरी मैंडेट्स है, सेकंड बूस्टर चल रहा है। अभी देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल है वैक्सीन रोल आउट के बाद और रोल आउट के पहले। तो अब इससे क्या है कि इसके अलावा एक स्टडी भी किया है यूरोपियन जर्नल एपिडेमियोलॉजी में, इंसिडेंस ऑफ कोविड अनरिलेटेड टू लेवल ऑफ वैक्सीन, 68 कंट्रीज और 2947 अमेरिकन इसमें ऐसे पाए गए हैं। तो अभी ये क्या कहते हैं कि हमारे को, जैसे अभी तो मैं खाली कोविड का एग्जाम्पल से समझाना जरूरी इसलिए है कि अभी कई हजारों वायरसेस डिटेक्ट होंगे, हजारों बैक्टीरिया डिटेक्ट होंगे, और हमेशा हम वैक्सीन के पीछे भागेंगे तो हमको कल 100 वैक्सीन लेने पड़ेंगे, और उसका जो ऐसा कंपटीशन हो जाएगा, जैसे भाग रहे हैं रेस में और पीछे क्या हो रहा है हम देख नहीं रहे। तो इससे अच्छा, जैसे संसू ने कहा था कि एनिमी के पीछे भागने के वजह से अपना पोजीशन मजबूत करना चाहिए। अभी कोविड का पहले भी हमने डेटा पेश किया था, ओबेसिटी के साथ बहुत अच्छा कोरिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। यह तक की स्टडीज की है कि अगर आप ओबेसिटी कंट्रोल करो तो 70% प्रोटेक्शन मिलता है, जिसमें कि कंटिन्यूड प्रोटेक्शन रहेगा। और ओबेसिटी से आपके दूसरे डिजीज भी होंगे, लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज और कोमोबिड। तो हम ये कहेंगे कि अभी हमको मल्टीपल डिजीज से बचना है, तो कोमोबिडिटीज इन दी ओल्ड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज का होना चाहिए। और यंग पीपल ओबीस हो रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल हो रहा है। और माइंडफुल वैक्सीनेशन, जैसे डॉक्टर संजय राय ने कहा, वैक्सीन इज अ गुड वेपन।
माइंडफुल वैक्सीनेशन मैं इसी प्लेटफॉर्म से सीखा, माइंडफुल न्यूट्रिशन से। तो माइंडफुल वैक्सीनेशन से जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे ओल्ड है, जो कोमोर्बिडिटी वाले हैं, या जो बच्चे हैं यंग, जैसे संजय राय साहब ने कहा है कि जिनको कोमोर्बिडिटी है उनको वल्नरेबल ज्यादा है, और विद द कंसल्टेशन ऑफ द ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन एंड फैमिली फिजिशियन करना चाहिए। और ये मैंने जो डेटा लिया है पब्लिक डोमेन में है, ये मैंने तीनों रेफरेंस दिया, वर्ल्डोमीटर का डेटा और वैक्सीन कवरेज का डेटा। तो कोई तो अभी इतना मेरे को कन्वे करना था कि हमारे को अभी, ये तो मैंने पंचनामा बताया इसको। और अभी क्या है कि अभी आप वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि हमको अभी एक्चुअल स्टडी करना चाहिए कि किससे ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। इंडिया का क्या है, इंडिया में बहुत जोरों से सेकेंड वेव आया था मार्च अप्रैल के बाद, या मई जून में खत्म हुआ था। अगर देखा जाए तो वो भी वैक्सीन रोल आउट के बाद हुआ, तो हम कह नहीं सकते, हमको रिसर्च करना है, कह नहीं सकते। कुछ साइंटिस्ट ऐसे कर रहे हैं कि म्यूटेशंस होते हैं। और जितना इंडिया का क्या हालत है, बहुत कंजेस्टेड कंट्री है, 10-20 टाइम्स पॉपुलेशन डेंसिटी जाता है। तो एक प्रकार का कॉमन सोर्स जैसे हाई गया और हाई नीचे आ गया, तो काफी लोगों को, जैसे प्रोफेसर राय ने भी बताया कि 80% 90% बच्चों को ऑलरेडी बिफोर द वैक्सीन रोल आउट। तो वेदर दिस इज गिविंग अस अ लॉन्ग टर्म, ऐसा हमको फिनोमेना नजर नहीं आया। 2200 करोड़ के बाद जैसे दूसरे कंट्रीज में फिनोमेना आ रहे हैं, मेरा तो ये सोचना है कि उनमें एक्चुअली नेचुरल इम्यूनिटी को मौका ही नहीं दिया गया। हमारे देश में क्या है कि अपने आप हो गया, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड है और लॉकडाउन में और कंजेशन बढ़ गया। तो हमारा को ऐसा लग रहा है कि इससे हमको ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। वैक्सीन का खर्चा है भी देखना है हमको, जैसे बहुत अच्छा अचीवमेंट है, बहुत अच्छा ये है। ये ऐसा हुआ कि एक मैं बहुत पहले हम लोग, एक जोक होता था कि एक रनर भाग रहा है, वो बहुत अच्छा एथलीट था। तो लोगों ने पूछा भाई इतना तेज क्यों भाग रहे हो, अच्छा भाग रहा है? बोला नहीं, मैं चोर के पीछे भाग रहा हूँ। तो बोला चोर तो पीछे रह गया। तो अभी हमारा भी ऐसा है कि 200 करोड़ हम भाग रहे हैं, पर हमारा ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी हो गया, हम भागे जा रहे हैं, अपना एनर्जी को ये कर रहे हैं। तो ये देखना है कि हमको साइंटिफिकली अभी ये करना है, अभी हमको साइंटिफिकली देखना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा गिनीज बुक में आ गया वगैरह वगैरह, पर हमारा कंट्री कैन वी अफोर्ड इट, बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग। अभी ऑलरेडी आ रहे हैं रिपोर्ट्स की मीजल्स वैक्सीनेशन कम हो गया, ट्यूबरकुलोसिस का डिटेक्शन 40% कम हो गया, ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस बढ़ गया। तो हमको ये खेल नहीं है, हमको ये साइंस के और बजट देखना है, ये दो चीज, इतना ही मेरे को कहना था। और पुलिस वाला इतना ही कह सकता है, आगे आप लोग जाने, बड़े साइंटिस्ट जाने, बड़े लोग। डॉक्टर साहब, आपने अपने आर्टिकल में ये भी कहा कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको ग्लैमराइज किया गया है, तो अभी तक किसी ने आपको एंटी वैक्सर कहा कि नहीं? सबने कहा वो मेरे और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं एंटी वैक्सीन नहीं हूँ, बल्कि जो वैक्सर है वो क्या है कि इसका, अगर ये वैक्सीन को हम इसको रेपुटेशन खराब, वैक्सीनेशन का रेपुटेशन खराब होगा तो दूसरे वैक्सीन में लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जैसे लोगों का एक स्टेज आता है कि भगवान में विश्वास उठ जाता है, तो इतना ज्यादा भी अंधविश्वास से एक ऐसा ना हो कि सभी भगवानों में विश्वास उठ जाए या सभी वैक्सीन में विश्वास उठ जाए। और अभी ये मूवमेंट, जो एंटी वैक्सर मूवमेंट को बहुत स्ट्रांग ये मिल रहा है, यहाँ तक कि वो एंटी वैक्सर मूवमेंट मेरे को बहुत अप्रोच करते हैं, वो सोचते हैं मैं एंटी वैक्सर हूँ। तो अभी मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा ओरिएंटेशन समझ में नहीं आ रहा है, कि जैसे होता ना, अभी इसके पहले सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात हो रही थी, थोड़ा मैं सुना, तो आई एम आल्सो कंफ्यूज वेदर आई एम हेटेरोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर एज फार एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न। आपने भी वो कंफ्यूजन डाल दिया मेरे को। पर हमारा ये है कि अगर हम वैक्सीन प्रोग्राम का रेपुटेशन खराब होगा तो अच्छे वैक्सीन है, जो रियली इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, वो भी नेग्लेक्ट होंगे, एंटी वैक्सर का ग्रुप बढ़ जाएगा। तो हम वो नहीं चाहना चाहिए ऐसे, इसीलिए हमको साइंस से बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस को पेश करना चाहिए। और हमारे पास अभी मान लो 200 करोड़ दे दिया, बहुत बड़ा 140 करोड़ का कंट्री है, 10-20 करोड़ ने वैक्सीन नहीं भी लिया है, तो उनको फॉलो अप करना चाहिए, उनको कंपेयर करना चाहिए जिन्होंने वैक्सीन लिया। बहुत अच्छा ग्रुप, 20 करोड़ का लोगों का पॉपुलेशन नहीं होता कंट्रीज का, तो वो उनको नेचुरल इम्यूनिटी आया होगा, उनको फॉलो करें, वैक्सीनेटेड डोज, ट्रिपल डोज, ट्रिपल डोज, उनको सब फॉलो करें, देखे बहुत अच्छे से रिसर्च हो सकता है। तो अभी हम ब्लाइंडली वेस्टर्न कंट्रीज को नहीं फॉलो करना चाहिए, हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स है, वी शुड डू आवर ओन रिसर्च एंड बी थॉट लीडर्स इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, सेकेंड राउंड में फिर हम लौटेंगे। डॉक्टर प्रखर गर्ग, जैसा कि प्रोफेसर संजय राय ने अभी कहा कि एक बार अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो लंबे समय तक इम्यूनिटी रहती है और कई बार लाइफ लॉन्ग भी रहती है। आप अपने अनुभव से बताएं, क्योंकि मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं
कि एक बार अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के भीतर दोबारा हो गया। क्या आपके अस्पताल में, आपके नजर में ऐसे केसेस आए हैं? क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक बात है। जैसा मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊं तो कोविड के केसेस एट प्रेजेंट भी हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, और मेजॉरिटी वो पेशेंट्स हैं जिनको बूस्टर डोज भी वैक्सीन लग चुकी है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर दोज जिनको तीनों डोजेस कोविड का वैक्सीन का लग चुका है। और अब बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन का इंडिकेशन क्या था। हॉस्पिटलाइजेशन का अगर इंडिकेशन की मैं बात करूं तो वो पेशेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है, सिंपल बस एक टेरर है, क्योंकि वो एक शुरुआत से, जब से कोविड शुरू हुआ है तब से एक लोगों में ऐसी हालत देखी गई है कि इतनी डेथ्स हुई है, पैंडेमिक हो गया ये चीज, तो इसलिए पेशेंट डर से अस्पताल में आता है कि हमारा कोविड पॉजिटिव है, हमें भर्ती कर लीजिए, हमें सांस में दिक्कत है, ये सब है। पर उनके जब रेगुलर सब वर्कअप किया जाता है, जांच की जाती है, तो कुछ ऐसे 2 दिन बाद पेशेंट फिर छुट्टी ले लेता है। पर अब बात ये होती है कि जब पेशेंट आते हैं तो उनका भी यही क्वेश्चन होता है कि हमें तो डॉक्टर साहब वैक्सीन लगी हुई है, तो फिर अब कोविड कैसे हो गया? हमें तो सेकेंड डोज भी लगी हुई है, हमने तो बूस्टर भी लगवा लिया, तब भी कैसे हो गया? अब ये अगर शुरुआत, जब ये वैक्सीनेशन का इंट्रोडक्शन हुआ तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि, या बोला गया सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स या फिर डॉक्टर्स, उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन देंगे। अब वो एक तरह से ये भी था कि जितने हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, उनके लिए एक ये एग्जाम्पल सेट करना था कि जो आपको लोग ठीक कर रहे हैं वो इसको वैक्सीन को ले रहे हैं और उनको इससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जिससे और लोग इससे आगे बढ़कर आए इसके लिए और वैक्सीनेशन के लिए जाएं। अब जब फर्स्ट वेव कोविड की निकली, सेकेंड वेव आई, थोड़े से जो सीवियरिटी थी उसमें कुछ चेंजेस आए, उसका एजम्पशन ये किया गया कि वैक्सीन की वजह से शायद ये अब जो पेशेंट्स के क्लिनिकल कंडीशन है ये सब है, वो सीवियरिटी इतनी नहीं है। बट हाँ, कोमॉर्बिडिटीज की जैसे बात करते हैं, डायबिटीज हो गया, सीकेडी पेशेंट हो गए, किडनी डिजीज पेशेंट हो गए, ओबेसिटी है, जब जहां पे इन पेशेंट्स के, तो ये नॉट ओनली कोविड, हर तरह की जो इस तरह की बीमारियां हैं उनके लिए ससेप्टेबल हैं और जल्दी कैच करने के लिए और सीवियरिटी स्टेज में जाने के लिए प्रोन रहते हैं। अब थर्ड वेव जब ओमिक्रॉन का आया तो हुआ कि क्या ये वैक्सीनेशन जो ऑलरेडी लगी हुई है, क्या ये इसके लिए भी काम करेगी या नहीं करेगी? बट क्योंकि वो बहुत माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, तो उसको ये मान लिया गया कि ये वाली जो वेव है ओमिक्रॉन वाली, ये बहुत फ्लू लाइक सिम्टम्स, बेसिक सिम्टम्स है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम ये है, तो इसमें इतना ज्यादा वैक्सीनेशन का अगर रोल नहीं भी है तो ठीक है, आपकी रिकवरी घर पे हो रही है, आप बेसिक मेडिकल मैनेजमेंट ले रहे हैं, उससे ठीक हो जा रहे हैं 3-4 दिन में, कोई ऐसा एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। और अब जाके अब जो केसेस आ रहे हैं वो भी, उनमें भी मेजॉरिटी वैक्सीन से बहुत ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि वैक्सीन लगी तो कोविड पॉजिटिव नहीं आ रहे। हाँ, सीवियरिटी बोल सकते हैं कम नहीं है, बट वो इन अदर वे इट कैन बी हर्ड इम्यूनिटी ऑल्सो, कि अब हर्ड इम्यूनिटी हो गई है तो इसीलिए हो सकता है कि शायद अब वो सीवियरिटी नहीं दिख रही है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल अलग था थोड़ा। मेरा सवाल ये है कि एक तो है कि वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, मेरा सवाल था जो प्रोफेसर संजय राय ने बताया कि क्या नेचुरल इम्यूनिटी के बाद भी हो रहे हैं? किसी को एक बार इन्फेक्शन हो गया 6 महीने 7 महीने में फिर दोबारा हो रहा है क्या? ऐसे केसेस तो मैं जानता हूँ, आपके अनुभव से, आपके अस्पताल में ऐसे केसेस आ रहा था, क्योंकि कोविड का डिस्कशन हो रहा था तो मैंने उससे शुरू किया कि कोविड के केसेस, जैसे कोविड भी इन्फेक्शन है, जिसको 1 साल पहले भी हुआ या 1.5 साल पहले भी हुआ कोविड, उसको आज भी ऐसा नहीं है, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी कोविड हुआ है। और अगर बात करें कि हर्ड इम्यूनिटी की, तो हर्ड इम्यूनिटी की बात से आप, जैसे पहले स्वाइन फ्लू फैला था, अब स्वाइन फ्लू ऐसा नहीं है कि जिसको हुआ अब दोबारा नहीं हुआ, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये दोबारा भी हो सकते हैं। तो वो केसेस ऐसे नहीं है कि वो नहीं आ रहे, केसेस अभी भी है जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ है, रियकरेंस है। इम्यूनिटी अगर बात करें इस चीज की कि पहले इन्फेक्शन हुआ अब दोबारा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, अभी भी पेशेंट्स को वो इन्फेक्शन, सेम इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स। अब हम उस सब की बात नहीं कर सकते जो पहले, जैसे जो स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेट हो चुका है, या फिर बात करें जैसे चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स अगर किसी को हुआ तो पहले बोला जाता दोबारा नहीं होगा, बहुत कम केसेस हैं कि, पर हाँ सेकेंड टाइम इस तरह के केसेस कुछ दिखे हैं। बट एट प्रेजेंट अगर कोविड रिलेटेड हम बात करें तो कोविड अगर जिसको एक बार हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 बार 3 बार 4 बार नहीं हो सकता। मेरे खुद एक्सपीरियंस से मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको 3-3 बार सेम, हर वेव जब कोविड की आई मैंने उनको ट्रीट किया है और ऑलमोस्ट थर्ड टाइम भी उनको ये री इन्फेक्शन हुआ है।
थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, हम सेकेंड राउंड में आपके पास दोबारा लौटेंगे। ओवर टू यू मिस्टर शंकर। Thank you, Kishore. Well, Dr. Sanjay Rai, you had just mentioned that giving vaccination to children is sometimes more risky. So what are the risk factors that are involved? As I mentioned earlier, that in public health, we always do this risk and benefit analysis. If benefit is more, we usually continue that intervention. If risk is more, we stop that intervention. In case of children, the overall mortality per million is 2 from the COVID. So in children, it's a 2 per million. Whereas in adult, it's a 1.5 in a susceptible population. In children also, it's a susceptible population. I mentioned earlier that in children, deaths are mainly because of the MISC, not because of the COVID. That is the multisystem inflammatory disease syndrome. It's a hyperimmune response. If you are vaccinating our children, they had exposure. Now you are vaccinating, and again they will have exposure in the future. So what will happen? Chances of hyperimmune response is more. 1. So the death currently it's a 2. The chances are, if you do the risk and benefit analysis, will be more, that is more than 2 per million. 1. Second, it's usually concern of the parents that if I will not vaccinate my child, they will bring this infection to family members from, right? So none of these vaccines are preventing infections. They are preventing severity and death in the susceptible population. So in children, we don't have any clear-cut objective, right? Kishore ji, one issue like natural immunity, you asked this question प्रखर जी से। देखिए, साइंस में हम एविडेंस की बात करते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा इसलिए कर लूं कि ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, इवन डॉक्टर्स कम्युनिटी में भी कंफ्यूजन रहता है। जी जी। ये आरएनए वायरस है, हमारे बाकी ये जो है जैसे स्मॉल पॉक्स था, ये डीएनए वायरस है। आरएनए वायरस में म्यूटेशंस होते रहते हैं, और जब ओमिक्रॉन आया तो इतने ज्यादा, ओमिक्रॉन पहली बार जो है रिपोर्ट हुआ था आपका साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना, नवंबर एग्जैक्ट डेट भी मुझे याद है, 24 नवंबर 2021 को पहली बार उन्होंने डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट किया। डब्ल्यूएचओ ने 2 दिन के अंदर जो इनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर दिया। उसके पहले री इन्फेक्शन बहुत ही रेयर होता था। कंट्री लेवल डेटा देखिए, यूके ने अपना डेटा रिलीज किया, जो कंट्री डेटा रिलीज करते रहते हैं, हम तो अपना डेटा ही नहीं रिलीज करते, तो हमें पता नहीं कि री इन्फेक्शन रेट 40 लाख लोगों में सिर्फ 53 को कंफर्म री इन्फेक्शन था। ओमिक्रॉन से पहले यूके का ने जब अपने डेटा को रिलीज किया, ओनली 53 हैड कंफर्म री इन्फेक्शन, और किसी में जो है सीवियरिटी नहीं थी। तो री इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियरिटी और ये चांस कम होंगे। अब क्या हुआ, जब ओमिक्रॉन आया तो उसमें जो है म्यूटेशंस काफी ज्यादा थे, और म्यूटेशन जो है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में थे, जहां से जाके वो स्पाइक प्रोटीन जो है शरीर में अटैच होता है, जहां पे H2 रिसेप्टर हमारा होता है। तो जब इतने ज्यादा आपके ये थे म्यूटेशंस हुए, वो भी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में हुए, इस कारण से री इन्फेक्शन भी होना शुरू हुआ। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, अगर री इन्फेक्शन हो रहा है तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होगा, ये मान के चलिए। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो उसके पहले भी बहुत हो रहा था, लेकिन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है अब जो है इवन अब तो कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं कि 8 महीने बाद जो है उनमें ज्यादा होता है अनवैक्सीनेटेड से, अगर वैक्सीनेटेड में कंपेयर करें तो री इन्फेक्शन भी होगा, क्योंकि चेंज हो गया है। जो एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में इतने चेंजेस हो चुके हैं, उसी से जाके वो शरीर में अटैच हो रहा है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी हो रहा है, लेकिन क्या सीवियरिटी और डेथ भी हो रही है? तो अभी तक जो एविडेंस है कि एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो सीवियरिटी एंड डेथ होने के चांस कम है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी डॉक्टर बनर्जी ने साउथ कोरिया का ये दिया था। देखिए, साउथ कोरिया का ही देख लीजिए, जापान का देख लीजिए। साउथ कोरिया का मैं बात करूं, 70% लोगों को ऑलमोस्ट 3 डोजेज लग चुके, फुल्ली वैक्सीनेटेड है ऑलमोस्ट 100%, 12 साल से ऊपर जो है ऑलमोस्ट 100%। इतना बड़ा वेव क्यों आया? 6-6 लाख केसेस उसके बाद क्यों आना शुरू हो गए?
तो क्या वैक्सीन बढ़ा रहा है, घटा रहा है, वो छोड़ दिया। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन से एक्सट्रापोलेट कीजिए तो 1,10,00,000 के आसपास हो गए। क्यों केसेस हो जाएंगे? 27 गुना ज्यादा है। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन 5 करोड़ के आसपास है। डेथ 400 पर डे। हमने वही ओमिक्रॉन जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, बोत्सवाना में नहीं कर रहा है, वह जो है साउथ कोरिया में क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? 400 पर डेथ 5 करोड़ के पॉपुलेशन में। एक्सट्रापोलेट कीजिए अगर इंडियन पॉपुलेशन पे तो 12,000 डेथ पर डे। इतनी तो डेल्टा में नहीं हुई हमारे यहाँ। डेल्टा में मैंने मैक्सिमम जो है कंट्री में 5,000 जो है पिछले साल इसमें मई 2021 में जब डेल्टा ने कोहराम मचा रखा था, डिवास्टेटिंग वेव था, इतने लोगों की डेथ हुई, तो भी हमने 5 करोड़ किया। अभी जो है वही ओमिक्रॉन हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, साउथ अफ्रीका में नहीं कर रहा है, साउथ कोरिया में क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, सिंगापुर में क्यों उसने प्रॉब्लम किया? तो ये हमें देखना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि साइंस जो है रोज इवॉल्व होता है और हमें एविडेंस, ये हम एजेंट नहीं है फार्मास्यूटिकल लॉबी के कि उन्होंने जो कह दिया उसको हम मानते रहेंगे। जब तक वैक्सीन का रोल था हम भी आके रोज कहते थे कि वैक्सीन लेना चाहिए, ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल बढ़ा है, वैक्सीन जो है सीवियरिटी डेथ कम कर रही है। अब ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल खत्म हो गया है और हमें पता है कि वो बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है। मैं इवन कैन नॉट कंपेयर, आप जो है हम एपिडेमियोलॉजी में कहते हैं कि कैन ओनली कंपेयर एप्पल विथ एप्पल। आप देखिए एक वहां से स्टडी थी इजराइल की, उसने कहा कि उन्होंने फाइजर की 2 डोज से उस समय पिछले साल पब्लिश हुआ था और कोविड रिकवर्ड अनवैक्सीनेटेड, तो रीइंफेक्शन होने के चांस कितने हैं और यही कंपेयर किया था। और सिवियरिटी डेथ 10, 20, 50% नहीं, 1300% रीइंफेक्शन के चांस उसमें कम है जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया। अगर आप फाइजर की 2 डोज से उन्होंने कंपेयर करके पब्लिश किया है। और अगर एडजस्टेड कर लें तो सिवियरिटी और डेथ से 2700% कम चांस है कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद सिवियरिटी डेथ हो। वैक्सीन रिड्यूस कर रहा है 90%, 95% सिवियरिटी। बट अगर उसी वैक्सीनेटेड ग्रुप से अनवैक्सीनेटेड बट कोविड रिकवर्ड को कर रहे हैं तो वह जो है हाईली ये है प्रोटेक्टेड है। और 2700%, 10, 20 और 50 और 100% नहीं, बेटर प्रोटेक्टेड है। तो सफिशिएंट एविडेंस जनरेट है। सीडीसी ने अभी अपना डेटा रिलीज किया था 2 इसका, उनके जो है वीकली रिपोर्ट वो रिलीज करते हैं और वो भी काफी प्रेशर में रिलीज किया था। कैलिफोर्निया का और न्यूयॉर्क सिटी का डेटा उनकी वेबसाइट पे है, सीडीसी की वेबसाइट पे जाके कोई देख ले। उसको अगर आप देखें तो उन्होंने 4 ग्रुप में रखा। अनवैक्सीनेटेड, नेवर हैड कोविड, उसमें मॉर्टेलिटी और ये सब ज्यादा है, होगा। हम भी कहते हैं कि अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन है तो वैक्सीन रिड्यूस करता है, होगा, ठीक है। दूसरा ग्रुप उनका था वैक्सीनेटेड एंड हैड कोविड। थर्ड ग्रुप था अनवैक्सीनेटेड हैड कोविड, मतलब उनको कोविड हुआ भी था और वैक्सीन। और फोर्थ ग्रुप था ओनली वैक्सीनेटेड, नेवर हैड कोविड। सो जो अनवैक्सीनेटेड और कभी कोविड नहीं हुआ था वह ग्राफ देखिए तो काफी ऊपर है, वह होगा क्योंकि ससेप्टेबल पॉपुलेशन अगर है, वैक्सीन रिड्यूस कर रहा है, वह होगा। ये अलग बात है कि कितने दिनों तक रिड्यूस कर रहा है, 6 से 8 महीने मैक्सिमम, बट वो कर रहा है। और इसीलिए बूस्टर का रिकमेंडेशन है क्योंकि वो उसके बाद कम होता जा रहा है। दूसरा उनका जो उसके नीचे वाला फिगर है वह है आपका नेवर हैड कोविड और वैक्सीनेटेड। और जो बिल्कुल लास्ट बॉटम पे पैरेलल चल रहा है वह, मैं अगर इस पे पढ़ा है, मैं उसको कहिए तो मैं शेयर करके दिखा दूं, मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा होगा। 1 सेकंड मैं शेयर ही कर देता हूं, एक वो दिख जाएगा, बट जस्ट 1 मिनट। वो शेयर करने का परमिशन मुझे नहीं है क्या? I think the admin will have to give you the permission, I think. Yeah, they have not given permission. Yeah. नहीं, पर डॉक्टर बनर्जी ने तो Okay. किया अभिषेक। Yeah, I think you can share it. It's no problem. नहीं, चलिए बाद में ले लेंगे ठीक है, ठीक है मैम। ये तो ये जो है जो नेक्स्ट ग्रुप था उनका नेवर हैड कोविड बट वैक्सीनेटेड, वह नीचे था काफी, उनमें डेथ भी कम थी, इन्फेक्शन कम था, बट
जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप था, वैक्सीनेटेड और प्रीवियस जो कोविड इन्फेक्शन भी हुआ था उनको, और वैक्सीन नहीं लिया था बट कोविड इन्फेक्शन हुआ था, इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ था उनको हमने वैक्सीन भी दिया, और जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ था हमने वैक्सीन नहीं दिया, वो बिल्कुल नीचे है, इन्फेक्शन नहीं के बराबर है, डेथ ना के बराबर है। तो सब, और ये ह्यूज डेटा सेट है, 2 साल का डेटा इन्होंने रिलीज किया है। तो हमें यह है कि एविडेंस को यूज करना चाहिए, नहीं कि एक बार हमने कुछ कह दिया कल हम चेंज नहीं कर सकते। आज जो मैं कर रहा हूं, कल नया एविडेंस आएगा कि नहीं, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन था वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो मैं कहूंगा कि उनको भी वैक्सीन लगाओ। तो जो एविडेंसेस जनरेट होंगे हमें यूज करना चाहिए। समहाउ जो है हम उसको जनरेट नहीं, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो एविडेंस जनरेट कर रहे हैं। एक बार हमने कह दिया, उसी को जो है फॉलो करते जा रहे हैं। और अगर आप साइंस को इग्नोर कर रहे हैं और स्पेकुलेशन सिर्फ करते जा रहे हैं विदाउट एविडेंस, तो ये लगता है कि आपका कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या आपको पता नहीं है। ठीक है, थैंक यू। Dr. Rai, one thing is there, you said that this spike protein mutates very fast. So is it possible in future to have a pan-coronavirus vaccine rather? I don't think so. It's very difficult to predict about the mutations, right? More than thousands of mutations have already occurred. Although the variant of concerns are only 5, but more than, even in this country, we have documented more than thousands of the mutations. So what's the solution? Have a vaccine every year? Now we have evidence that those who recovered from the COVID, they are better protected, right? Better protected from severity and death. Reinfection may occur or breakthrough infection may occur, right? Both are providing protection, but your vaccines are not providing protection from the infection. They are providing protection from the severity and death in susceptible population. Whereas natural infections is providing protection from the reinfection also. The rate of reinfection is much lower, those who recovered from the COVID. If you compare with the vaccinated group, if you compare vaccine breakthrough infection versus reinfection, the reinfection rate are still, even during Omicron, there are a lot of publications. As I mentioned earlier, daily we are producing almost 100 publications. So overall, in due course of time, entire world we will lose this susceptible population, and whatever knowledge we have, we can say those who recovered from COVID, they are the best protected person on this earth as of now. So I don't think that this is going to create a problem. In those countries, this will create problem who never had COVID wave, like your Singapore, or now they have. So they had COVID a few months ago. Now I can say even these countries are also protected. Thank you. Thank you. I will come back to you. Dr. Amitabh Banerjee, you had a very interesting graph to show, and that after one line of vaccination, and you showed that after a period of time, you had increased number of cases and increased number of deaths, almost similar. But can you give us details about what is the age population, what is the susceptibility? This seemed to be very universal. Now, what was the size? What are the people who developed infection and those who died? Well, were they aged people? What is the population scenario? Actually, this is the limitation. This is the ecological data, population-based data. So we have to go at a granular level, but that is also available over the 2 years. We know adequate about the virus, that the probability of an elderly dying above 70 years is 1,000 more than a person below 18 years dying. So we could have used this from the very beginning when we had rolled out the vaccine. And then also we know, like Dr. Sanjay Rai said, 2 child in 1 million die with infection, and those 2 child are comorbid child. So we could have identified these vulnerable groups, elderly above 70 and people with comorbidities, perhaps children with comorbidities, and left the rest of the population to go on their natural duties. And this vaccine, we could have then kept on doing pan-corona or different strains, because now you cannot keep on changing the strain for the whole world population. That would be very costly affair, and by the time you change it, there is a new variant. And once we get a natural infection, I don't think we should be afraid of reinfection, because reinfection is going to be milder after mutation, because as per the Darwin's law, the mutations become milder, and that acts as a natural booster.
I mean, that person has a natural infection and he or she gets a reinfection. Firstly, we have done our own studies, we have published it. We have followed up more than 1,000 people after the first wave. In the second wave, only 13 got the reinfection and all got very mild. So it was about 1.3 reinfection. And we should not be afraid of mutations. And I think this should be, we can't run after, because now we may get now people are saying you get influenza virus. Because firstly, this virus, vaccines do not, respiratory vaccines, vaccines for respiratory viruses cannot prevent transmission. Because you see, the entry of the virus is through the respiratory. Antibodies are in the blood. It is like that you have a gun in your bedroom and the gangster comes to the drawing room. By the time you take up the gangster has already entered and you are looking for the gun in the bedroom. So the antibodies are in the blood and the respiratory route is the first way. And secondly, as Dr. Rai said, mRNA viruses, they mutate very fast. And in the past also, they have done many times, they tried to develop a vaccine for common cold. It has failed for this very reason. So these coronaviruses, the cross immunity will be there we should not be afraid of subsequent mutations because they are going to be milder. And there are also reports, I mean, there are studies which are coming that too much of boosters causes immune exhaustion. So there is a immediate dip in the protection, and that window period can flare up many, if we do a proper, it can flare up even other viral infections, like it can flare up herpes zoster. There was a singer who got some herpes zoster, he could not sing, I forget the name, the musician. Then there are many cases of herpes zoster in my, and perhaps there is yesterday I was seeing that we have to keep our eyes and ears open, why we are getting emerging viral infections all over the world, which were, so there is a mass vaccination and particularly boosters cause some sort of T cell exhaustion. They have been, so we should, the way forward would be to do studies. I'm not jumping to conclusion. I wouldn't tell people to, because the anti-vaxxers will jump on this conclusion. So I want to keep a very detached mind. And I would say that these things require more research, and we are well placed with a large population, with a diverse population, with a different age. We should be doing these type of fundamental research. ICMR should be doing this type of fundamental research. Unfortunately, they are doing only vaccine research. Any person can do vaccine research, which is not going into the fundamental at the cellular molecular level, what's happening. That is more important. That is actually research. Research, I just read very interesting. Research should either explore unknown grounds or it should challenge the consensus. So now the time has come, we should challenge the consensus. So you always love playing the devil's advocate. I think you're one of the first persons to say that the second lockdown and the subsequent lockdowns were bad, that mass vaccination is not a good idea. Now, as we celebrate within inverted commas, it's a 200 crore vaccine program. Where do you think we are going wrong? We are going wrong because there is a disconnect. We are going without a compass. We are going particularly without a scientific compass. Actually, the data is in front of us. I tried to show some data. We should pause, and these are the actually compass. These are the signals which we are I mean, it may not cause a disaster like the Titanic, but it will cause the waste of resources. It will cause waste of resources, then it will give rise to various people with skin in the game, with various conflicts of interest. Even academicians, researchers are equally to be blamed as commercial interest, because they career nowadays, the academic, you have to get your extramural grant, you have to get your research publication. So this becomes a happy hunting ground for aspiring researchers or people who have to survive. Only a person at my stage can be called as paid because I don't have to do research at this stage. So, but I myself interacted with young people. I know their limitations and compromises. Thank you. We'll get back to you, Dr. Garg. You're a general physician now. In your practice, do you think the cases of COVID is being hyped up when you have many other problems like tuberculosis, malnutrition, deaths due to various other things, also children dying? So do you think that we are over-focusing on COVID and defocusing in many other areas where India really needs attention?
Yes, absolutely right. I totally agree with your question also that since we all are aware that when the COVID started, so it was so deadly that everyone, each and every individual, the focus was only on the COVID. Even with any kind of symptoms, the assumption was initially before testing or anything that it was presumed that it is COVID, and the panic was created. In my practical experience, I have seen practically patients in both first, second, third waves. I have been in COVID ward and seen the patients. But yes, there were many patients who were having other problems also, like you quoted tuberculosis. So there were many patients with active tuberculosis, and because it was a protocol when a patient with COVID presented with respiratory symptoms, a CT scan of the chest was also done. So at times, there were a number of times when the evidence of tuberculosis was seen in the lungs, but there was no evidence of any COVID pneumonia or viral pneumonia was seen. Similarly, the patient presented in OPD with the complaints of I'm talking about the time when the COVID was at peak. The patient presented with complaint of fever and some sore throat and all. It was by default assumed that the patient must be having COVID. So, and even the patients coming there were also whether we go for testing or not, you just start with the treatment for COVID if whatever is comfortable for me or I can be cured. But on evaluation and further investigations which were done, the number of diseases were there which were detected, which patients were not aware, or before, if patient was evaluated somewhere else, those particular type of diseases were not ruled out. So because of this pandemic, COVID, and right now also at present scenario also, this is something that basic diseases or the basic illnesses which are there or which can be cured if treated on time. There were patients who were coming with chest pain and all and coming out to be myocardial infarction. It was patients of MI, heart attack, but chest pain, but fever, cold cough, the first thing was COVID. So the treatment started on line of COVID. The investigation evaluation was done on the basis of COVID, but true, with all these, this was basically a panic which was created because of that. All these illnesses which could have been taken care of before or we should have been ruled out, those were missed somewhere. So if what are the we find infections coming, people who are more susceptible, who are the people who are more susceptible to COVID, the aged group or people who are obese, like what Dr. Banerjee said? See, people initially, if I talk from initially the people who were affected were the elderly populations and the people with comorbidities like uncontrolled diabetes, kidney diseases, or immunocompromised patients. But eventually it was seen that the children were also getting affected, but the severity was not there. It was not, the hospitalization rate for the children was not much. But now presently, if I see from January 2022, then the young adults are more coming up to be positive or coming up with the respiratory symptoms and all. But in that case, we are finding that the patients which are coming, few of them are coming out to be have swine flu also positive, or simple dengue fever are also coming now. So it is the graph is like initially elderly. It was assumed that it is because of the vaccination also, that initially the vaccination started for the elderly people, then it was for the young adults, and then for children. So basically, now again, there is no proof to it, but it was supposed that since the vaccination was in this scenario, so the people who were getting affected with the COVID vaccination, now the elderly population is less, but the young population is more. But yes, presently, no, as such, no deaths or the severe illnesses are found in any people, whether they are young adults or elderly. Thank you very much. Now I hand it over to Kishore. Kishore, over to you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Professor Sanjay Rai, Dr. Amitabh Banerjee, Dr. Prakhar Garg. आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा और ज्ञानवर्धन वाला रहा। कुछ पॉइंट्स जो नतीजे के रूप में सामने आए, जिनको लोगों को समझना चाहिए, और उन्हें हमारा जो टाइटल है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे के फ्यूचर प्लानिंग में
इसको सबक के रूप में लेना चाहिए वो ये कि एक तो साइंस पर कमर्शियल इंटरेस्ट को हावी नहीं होने देना चाहिए, दूसरा फोकस्ड वैक्सीनेशन हो मास वैक्सीनेशन की जगह, और इसे ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं, और तीसरा वो कि नेचुरल इम्यूनिटी हमेशा बेहतर होता है, दोबारा इन्फेक्शन जो है वो अपवाद स्वरूप हो सकते हैं पर मामूली होंगे, सीवियरिटी नहीं होंगे उसमें और डेथ नहीं होंगे। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आगे लेकर प्रोग्राम बनाया जा सकता है। थैंक यू तीनों डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया, पब्लिकों को लाभान्वित किया। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे नए एक्सपर्ट्स के साथ, नए टॉपिक के साथ, अगले रविवार को सुबह 8 बजे, और जिसे दुनिया भर में लाइव देखा जा सकेगा यूट्यूब और फेसबुक पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। थैंक यू।